Welcome to the Commerce E-School. How are you all doing? I hope you are all doing well, and I am here Khushbu Gupta welcoming you to the lecture of the OCL. Okay, so today we are going to study about the significance, or you can say the importance of the principles of management. Okay, we have already studied about its meaning, its nature. Now we are going to learn about its significance. Means how important the principles of management are. Okay, so principles of management बोलिए या फिर management principles is one and the same, right? Management principles are applicable in every business organization. Management principles जो रहते हैं वो हर एक जगह पर, हर एक business organization में applicable रहते हैं, and in every situation, और हर एक situation में applicable रहते हैं, because where there is a management there are the principles, right? These principles are tested and practiced for years in all the parts of the world. ये principles ऐसे सेटअप नहीं हो जाते. After the experiments in the management field and after the observation in the management field, Henry Fayol and the Frederick Winslow Taylor has developed the many principles of management, due to which the management is going to be done in a perfect way, right? तो क्या है? Therefore, it is important to study its importance or the significance. मैनेजमेंट हर एक जगह पर रहता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिजनेस के हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल रहते हैं, हर एक बिजनेस में एप्लीकेबल रहते हैं, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल फर्म और लार्ज स्केल फर्म, इट डज नॉट मैटर दैट, एंड इन एवरी सिचुएशन हर एक जगह पर एप्लीकेबल रहते हैं. और दीज प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर इयर्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो प्रिंसिपल्स है वो दुनिया के हर एक हिस्से में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप किए गए हैं. So therefore it is important to study its importance of the significance. इसके लिए हम ये देखेंगे आज कि इनकी कितनी इम्पोर्टेंट है, हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट, और ये कितने फायदेमंद है हमारे बिजनेस के लिए. ठीक है, हम इनकी स्टडी इतनी ज्यादा क्यों करते हैं? कुछ तो फायदा होगा. कोई भी चीज बिना फायदे की तो की नहीं जाती. अगर हमें उससे कुछ फायदा मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है, तभी हम वो करेंगे. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर, लेट अस स्टडी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन सी दैट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स. मैनेजमेंट को क्या मिलता है? इंसाइट मिलती है, मीन्स एक नजरिया मिलता है किसी भी सिचुएशन को देखने का. तो इसके लिए ये क्या है? प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट. इंसाइट मीन्स एक नजरिया मिलता है मैनेजर्स को, किसी भी चीज को देखने के लिए सही गाइडेंस से नजरिया मिलता है, राइट? क्या है? द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स. ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी से क्या करता है? मैनेजर को क्या मिलती है? हेल्प मिलती है. द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी के थ्रू हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, इससे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम. किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या मिलती है? गाइडेंस मिलती है, हेल्प मिलती है. ठीक है. It further helps the managers to find out the solutions to the problem and handle the situations correctly. Okay? कोई भी सिचुएशन की स्टडी करेगा, लेकिन उसे एक नजरिया मिल गया, सही नजरिया मिल गया कि वो किसी भी चीज को कैसे देखेगा, विदाउट एनी पार्शियलिटी, इक्विटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा. ठीक है. तो और क्या करेगा? सही सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मान लो हमें फर्म में दो एम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गए, कोई झगड़े हो लेबर के बीच में. तो क्या करना? अब दोनों ने भी मैनेजमेंट को कंप्लेंट की. अब मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट को कंप्लेंट किया, मैनेजमेंट क्या करेगा? वो सिचुएशन को देखेगा, इक्वली दोनों भी तरीके से सुनेगा, और जिसके फेवर में उसको सही लगेगा वो डिसीजन लेगा, जो फेयर होगा वो डिसीजन लेगा. ओके, सो दिस इज इट फर्दर हेल्प्स द मैनेजर. ये मैनेजर को हेल्प करता है. इट फर्दर मीन्स और क्या हेल्प करता है? टू फाइंड आउट द सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन. टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और क्या करेगा? सिचुएशन को हैंडल करेगा. ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट importance or the significance you can say, provide useful insight to the managers. मैनेजर को एक नजरिया मिल रहा है, ये तो बहुत फायदेमंद हो गया, राइट? उसके बाद क्या? सेकंड, हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ ये जो रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द मेन टेक्टफुली, राइट? मतलब गेटिंग वर्क डन थ्रू द एम्प्लॉइज, मतलब लेबर से काम निकलवा के लेना, किसी पर्सन से काम निकलवा के लेना, तो उसे बोलते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज फॉर्म में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द असेट ऑफ द फर्म. फिजिकल रिसोर्सेज मीन्स मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड ऑल. बट जो लेबर है, जो मैन पावर है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो क्या है? असेट है, बिगेस्ट असेट ऑफ एनी फर्म.
तो क्या है, प्रिंसिपल्स कैन गाइड द मैनेजर्स अबाउट हैंडलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, reducing the wastage, coordinating the activities of the different department, etc. मीन्स प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट हमें इतना हेल्प करता है कि उससे एक तो क्या कर पाएगा, वो हैंडलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, वो जो मैनेजर है वो क्या कर पाएगा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल कर सकता है, अपना वेस्टेज कम से कम करेगा, इंप्लॉइज को मोटिवेट करेगा और उन्हें एफिशिएंटली काम करने को लगाएगा। एफिशिएंटली मीन्स विद द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम वेस्टेज। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा। ऑल दीज हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, क्या होगा, वो ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से हैंडल कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स, वेस्टेज कम कर पाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट कर पाएगा। कोऑर्डिनेट मीन्स तालमेल करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, इन सब में तालमेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वन बाय वन एक दूसरे का काम होना चाहिए। अगर एक का काम पूरा हो तो साथ में दूसरे का भी होना चाहिए। इस तरीके से काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब सारे डिपार्टमेंट का काम पूरा होगा तभी तो वो प्रोडक्ट सेल के लिए जा पाएगा और तभी वो मार्केट में सेल हो पाएगा और फिर प्रॉफिट होगा। ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, हेल्प्स इन द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, देन थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। इससे क्या मिलता है हमें, साइंटिफिक डिसीजन मिलता है। जो हम ये जो एक तरीका है, प्रिंसिपल जो रूल्स है उसके थ्रू अगर हम चलते हैं तो हमें डिसीजन कैसा होगा, साइंटिफिक होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द साइंटिफिक डिसीजन? साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और द बैलेंस्ड डिसीजन। ऐसा डिसीजन जो आपका सिस्टमैटिक है और बैलेंस्ड है, जो प्योरली करेक्ट है, ओके, किसी के फेवर में नहीं है, जो एक जस्टिस है। ओके, प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशंस टैक्टफुली। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो भले हमें लगे कि नहीं मेरी ये प्रॉफिट में है, लेकिन हम वो प्रॉफिट नहीं देखेंगे या फिर हम किसी एक पर्सन के फेवर में डिसीजन नहीं लेंगे। कैसा लेंगे, फेयर डिसीजन लेंगे, एक जजमेंट बराबर होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए। तो वो बिजनेस को क्या करता है, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं टू मैनेज, ट्रेन द मैनेजर्स। किसको हम ट्रेन करते हैं, मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उनको वो कैसे हैंडल कर पाता है मैनेजर, टैक्टफुली। ठीक है, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू ऑलवेज वर्क ऑलवेज विद द ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी एक गाइडलाइन है कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम एक डिवाइड करके होना चाहिए सब लोग को, और उनके स्पेशलाइजेशन, उनके एक्सपीरियंस डिग्री के हिसाब से उनको काम देना चाहिए। अगर कोई गलत पर्सन है, नहीं तो वो क्या करता, मिस ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या, कोई करके देखेगा, अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। मीन्स हम क्या करेंगे, एक बार तुक्का मार के देखेंगे, ये काम ठीक है, ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। मीन्स ये क्या हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया, जो कि हम बहुत डिले हो जाते हैं काम में, कब कौन सा परफेक्ट मेथड फॉलो होगा, मतलब वो टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते बैठेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करेंगे और डायरेक्टली हमारा डिसीजन कैसा होगा, साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक मीन्स बैलेंस डिसीजन। ओके, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ये सिर्फ हमें रिसोर्सेज हैंडल करना नहीं बताता, वेस्टेज कम करना नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसे क्या, इम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी पे करना, उनको टाइम पे सैलरी पे करना, उनको एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बताना। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स उनको जॉब सिक्योरिटी देना। टुवर्ड्स द इम्प्लॉइज ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट। गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना टाइम पे, और मार्केटिंग में ऐसे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, और हमें क्या करना, अच्छे मतलब प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट निकालना एंड विद द मिनिमम कॉस्ट निकालना। तो ये सब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन गाइड करता है, प्रिंसिपल गाइड करते हैं। क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। सिर्फ यहाँ पर रिसोर्सेज हैंडल नहीं कर रहे हम, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सिर्फ हैंडल नहीं कर रहे हैं इफिशिएंटली, बल्कि अपना सिर्फ काम करवा के नहीं लेना, बल्कि हमारे जैसे हमारे कुछ मतलब हमें कुछ फायदा होना चाहिए, उसी तरीके से हमें दूसरों को भी कुछ फायदा देना चाहिए। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्स एफिशिएंटली। सिर्फ हमें सबसे काम निकलवा के लेना इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं बताता प्रिंसिपल्स, बल्कि और क्या क्या बताता है, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बल्कि ये भी गाइड करता है कि आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हमें क्या करनी है, पूरी करनी है। किसी भी फर्म की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड द सोसाइटी। सोसाइटी में कौन कौन आ जाता है, इम्प्लॉइज आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाती है, राइट, और कस्टमर्स हैं। ठीक है, मीन्स वो क्या करेगा, जैसे इम्प्लॉय की तरफ हम आगे फेवल के प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करना चाहिए इम्प्लॉइज को। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स क्या,
जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, मतलब उसको ये एश्योरेंस रहेगा कि मेरी जॉब फिक्स है यहाँ पर कुछ टाइम तक, जिससे वो एकदम अच्छे से काम करेगा, एकदम बिना टेंशन के काम करेगा और एफिशिएंटली काम करेगा। उसको रेम्यूनरेशन उसको फेयर देना चाहिए, इनिशिएटिव देना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो ये सब प्रिंसिपल्स है जो कि हेल्फेल ने बताए हैं, जो कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है फर्म की। ओके, और कस्टमर्स के लिए क्या बताया उन्होंने, बताया कि क्वालिटी अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए और विद द मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हर एक की अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी अलग अलग रहती है। और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, और टैक्सेस गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पे करने चाहिए, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर रखने चाहिए। सो ऑल दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फर्म टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द डिफरेंट ग्रुप्स। So these principles also helps in understanding the social responsibility. Okay. Then after fifth point, encourages research and development. यहाँ पर क्या है, अभी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, राइट। हमने नेचर में कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। प्रिंसिपल्स क्या है, रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या, हम उनको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यही बताता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है। अभी मान लो कोई प्रिंसिपल है, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे अभी जो हमारे प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क या डिविजन ऑफ वर्क है, लेकिन वहां पर अभी क्या हो रहा है, कंपनीज में कुछ ही लोग आते हैं, राइट। 30% स्टाफ आता है या फिर 30% से भी 20% स्टाफ आता है ड्यू टू द कोरोना कोविड-19। तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिविजन ऑफ वर्क थोड़े ही लोगों में डिवाइड हो रहा है, मतलब थोड़े लोगों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इतना वास्ट स्केल पे काम नहीं चल रहा है। लेकिन तभी भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू रहता है, ताकि हम देख सके हमारी आज की करंट सिचुएशन को मतलब कौन से प्रिंसिपल सूट होंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D डिपार्टमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मीन्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, क्या दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड एज पर अवर सिचुएशन डिमांड्स। हमारी सिचुएशन जैसा डिमांड करेगी हम उनको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाइड एज पर अवर सिचुएशन डिमांड। ठीक है। R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग द न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। R&D डिपार्टमेंट क्या करता है, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग द न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा नई नई टेक्निक हम देखेंगे कि हमें अच्छा प्रोडक्शन कैसे कर पाए विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्नाइज टेक्निक्स, मशीन्स। एंड फाइनेंस में हम और अच्छे टेक्निक यूज करेंगे, मार्केटिंग में अच्छी टेक्निक यूज करेंगे, ताकि हम वो भी मार्केट ग्रैब कर सके जो हमारी नहीं है। एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज, हम अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ताकि नई नई टेक्निक से हम हर एक फील्ड में अच्छे से अच्छा वर्क कर सके। ओके, तो R&D प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि हम अपनी करंट डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। देन आफ्टर हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, हम क्या कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। मीन्स क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा कोई टारगेट था और वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्या डेविएशन आ रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मीन्स द टारगेट परफॉर्मेंस। आपकी टारगेट परफॉर्मेंस इतना है और आपका हुआ इतना, तो फिर कम हुआ तो कितना गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, तो वो क्या है, कंट्रोल करेंगे, ताकि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो और फर्म को ज्यादा प्रोडक्शन हो, फर्म को ज्यादा सेल हो और फर्म की ज्यादा प्रॉफिट हो। ओके, क्या है, helps to coordinate and control management principles helps the managers in coordinate and control. Okay, क्या करता है ये, coordinate and control में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप होता है। मीन्स क्या, मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करता है, कौन हेल्प करता है, प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की, राइट। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो क्या कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा। मीन्स किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कभी कभी हम वो सोचते हैं ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। ठीक है, तो फिर आइडेंटिफाई करना बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, उसको क्या कर लेना, ग्रैब कर लेना। रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर, हम कोई भी अगर फर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका सबसे पहले रूट कॉज पता होना चाहिए, कि मतलब ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, वो पता होना चाहिए, वो भी करेक्ट मैनर में हमें पता करना चाहिए। रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर, सही तरीके से हमें पता करना चाहिए। एंड कैन प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट सोल्यूशन इट, और उसके ऊपर हमें एक सही सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि किसी को भी हार्म ना हो और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द मैनेजर, जिससे क्या होगा, अभी वो इतना सब काम कर पाएगा, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाया, मतलब रूट कॉज निकाल पाया, और किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल पाना, इतना सब करने के बाद मैनेजर को क्या हो जाएगा, उसकी
दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, इट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द मैनेजर, जिससे वो और कॉन्फिडेंटली अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बार और देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट था हमारा प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, जिससे मैनेजर को क्या मिलेगा, एक नजरिया मिलेगा अपनी वर्क की तरफ, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बेसिस पे वो क्या निकालेगा, सॉल्यूशंस निकालेगा। ठीक है, कि क्रिटिकल सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। हेल्थ एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में दो रिसोर्स होते हैं, एक होते हैं फिजिकल रिसोर्स, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्स, वो दोनों भी रिसोर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, मैन पावर से अच्छे से काम ले पाएगा। ओके, वो भी कैसे कर पाएगा, इफिशिएंटली कर पाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर पाएगा, और वेस्टेज क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि वो एफिशिएंटली काम करवाएगा। एफिशिएंटली मींस विद द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम वेस्टेज। देन आफ्टर साइंटिफिक डिसीजंस, साइंटिफिक डिसीजन ले पाएगा प्रिंसिपल की मदद से, प्रिंसिपल्स की हेल्प से, गाइडेंस से। वो क्या कर पाएगा, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं मैनेजर्स को टू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। कोई भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसको क्या कर पाना, वो अच्छे से टेक्टफुली हैंडल करेगा, अच्छे से हैंडल करेगा। अदरवाइज अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो वो क्या करता है, ट्रायल एंड एरर, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता, ठीक आया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा करेगा। तो मतलब इससे क्या हो जाता है, बिजनेस के सॉल्यूशंस सही से सोल्व नहीं होते, और वो एक लंबे टाइम तक डिले होता रहता है ना। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस ये सिर्फ हमें एक रिसोर्सेज को हैंडल करना नहीं बताता, फिजिकल रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ हैंडल करना नहीं बताता, बल्कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फर्म की, हर एक फर्म की, तो वो भी गाइड करता है। दे गाइड इन द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी गाइड करता है, जैसे इंप्लॉइज को सही टाइम पर सैलरी देना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देना, उनको बताना, और इनिशिएटिव देना, टीम वर्क की जैसे काम करना, मार्केटिंग में अच्छे प्रोडक्ट निकालना, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट निकालना, वो भी कम से कम कॉस्ट में निकालना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, टैक्सेस टाइम पे करना। सो ऑल दीज आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फर्म, जो कि हमें कौन गाइड करता है, प्रिंसिपल्स गाइड करता है। ओके, एनकरेजेस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम किसी भी प्रिंसिपल को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रिसर्च करना पड़ता है, तो हम अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कुछ टेक्निक, नई टेक्निक पता करने के लिए क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन, R&D डिपार्टमेंट का काम क्या है, रिसर्च करना। R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग द न्यू टेक्निक्स, हर एक टेक्निक, नई टेक्निक पता करेगा, ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, फाइनेंस अच्छा हो सके, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स सब अच्छे से हो सके। तो इसके लिए क्या करता है, R&D डिपार्टमेंट हमेशा इस काम में लगा रहता है। देन आफ्टर हैज टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इससे क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन होगा और कंट्रोल होगा। हर एक डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मींस तालमेल होना चाहिए। एक का काम पूरा होने के बाद दूसरे का काम पूरा होना चाहिए। मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो ये तो गलत हो जाएगा। हर एक काम, हर एक डिपार्टमेंट ने अपना काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या, डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हर एक मैनेजर क्या, प्रिंसिपल्स की मदद से क्या हो जाएगा, मैनेजर क्या आइडेंटिफाई करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाएगा, किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज, मेन कारण पता कर पाएगा, और उस प्रॉब्लम को एकदम करेक्ट मैनर में पहले पता करेगा, और फिर उसका सोल्यूशन निकालेगा, सही सोल्यूशन निकालेगा, जिससे क्या होगा, मैनेजर के मन में भी क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel for the updated notifications and share to the everyone, ताकि लॉकडाउन के टाइम पे ये जो पढ़ाई की जो प्रॉब्लम आ पा रही है तो वो सॉल्व हो सके। सब लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर on fuels introduction and its principles. Okay, till then take care, goodbye, thank you so much, bye bye.